अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be described only by its magnitude। यानी स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? यानी वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसकी वजाहत सिर्फ मैग्नीट्यूड से हो सके तो वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती है। अब डिफिनीशन में मैग्नीट्यूड का लफ्ज़ आया तो पहले हम सीखेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड को हम डिफाइन करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस प्रॉपर यूनिट। अब न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है? 1 2 3 अप टू सो ऑन। और प्रॉपर यूनिट हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक प्रॉपर यूनिट होती है, यानी एक स्टैंडर्ड होता है जिसके साथ हम उस फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं या हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, शॉपकीपर से बोलते हैं कि भाईजान मुझे शुगर दे दो। तो क्या दुकानदार हमें शुगर देगा? नहीं देगा। हाँ, अगर देगा तो वो क्वेश्चन एराइज करेगा कि भाईजान आपको कितना शुगर दे दूं। अब इसके बाद अगर हम बोले कि 5 किलोग्राम शुगर दे दो तो दुकानदार फौरन तोल के 5 किलोग्राम शुगर देगा हमें। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने शॉपकीपर से शुगर मांगा तो हमने फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई नहीं किया, हमने मैग्नीट्यूड का जिक्र तक नहीं किया, जिसकी वजह से शॉपकीपर कन्फ्यूजन का शिकार हो गया कि भाई वो शुगर मांग रहा है लेकिन कितना मांग रहा है। जब हमने 5 किलोग्राम मैग्नीट्यूड को शो किया तो शॉपकीपर फौरन समझ गया और 5 किलोग्राम चीनी हमें तोल के दे दी। अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी वजाहतों सिर्फ मैग्नीट्यूड से हो सके तो वो क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। अब कैसे? 5 किलोग्राम एक्चुअली हम शुगर का क्या नापते हैं? मास नापते हैं। तो शुगर का मास जो है वो 5 किलोग्राम। हमने फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई किया उसके मैग्नीट्यूड से तो दुकानदार फौरन समझ गया और 5 किलोग्राम चीनी तोल के हमें दे दी। अब दूसरी क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। माना कि सर्दी का मौसम है, टेम्परेचर लेते हैं। अब अगर हम किसी से पूछे कि भाई आज टेम्परेचर क्या है तो वो बोलेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 10 क्या है? 10 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेंटीग्रेड जो है ये प्रॉपर यूनिट है जिसको हम टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। अब जिस तरह हमने मैग्नीट्यूड में डिफाइन किया कि न्यूमेरिकल वैल्यू और प्रॉपर यूनिट हो, तो फिजिकल क्वांटिटी की स्पेसिफिकेशन के लिए प्रॉपर यूनिट का होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि हम लेंथ के लिए किलोग्राम को यूज़ नहीं कर सकते या मास के लिए हम
मीटर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लेंथ की स्पेसिफिक प्रॉपर यूनिट जो है वो मीटर या किलोमीटर है, और मास की प्रॉपर यूनिट जो है वो किलोग्राम है। तो फिजिकल क्वांटिटी की स्पेसिफिकेशन के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ प्रॉपर यूनिट का होना भी ज़रूरी है। तो स्केलर क्वांटिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि वो क्वांटिटीज़ जिसकी मुकम्मल वजाहत सिर्फ मैग्नीट्यूड से हो सकती हो, तो वो क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती है। अब मैथमेटिक्स के स्केलर वाला टॉपिक जो है ये छोटा सा है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ जितनी भी हैं, अरिथमेटिक के जो बेसिक रूल है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों हम स्केलर को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? माना कि शुगर है मेरे पास 3 kg, अब और किसी बंदे के पास है 4 kg, तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 7 kg। या टाइम लेते हैं, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल टाइम 2 सेकंड लिया, अब इसके साथ हम 3 सेकंड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 दूने 6 सेकंड। यानी अरिथमेटिक के जो बेसिक ऑपरेशन है ये हम स्केलर क्वांटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट था स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम डिफाइन करते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ which can be described by its magnitude as well as direction। यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसकी मुकम्मल वजाहत के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ज़रूरी होता है। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का जिक्र करें तो वो तो स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में फ़र्क यही है कि दोनों में मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड वेक्टर में भी और स्केलर में भी, यानी दोनों में मैग्नीट्यूड सेम होता है। अब फ़र्क जो है दोनों में वो सिर्फ डायरेक्शन का होता है। तो इस वजह से अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करें तो वो तो स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। तो स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। यानी बाज़ ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है जिसको हम मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेते हैं, एयरप्लेन स्पेस में है, उसका मोशन कंसीडर करते हैं। अब एयरप्लेन स्पेस में जा रहा है। अब अगर हम सिर्फ ये कहें कि ये एयरप्लेन जो है ये बहुत फास्ट जा रहा है, तो एयरप्लेन का जो मोशन है उसको मुकम्मल तौर पर हमने स्पेसिफाई नहीं किया। अब अगर हम ये कहें कि ये एयरप्लेन जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन में इतनी स्पीड के साथ जा रहा है, तो तब एयरप्लेन का जो मोशन है उसकी स्पेसिफिकेशन हो सकती है। यानी एयरप्लेन की मुकम्मल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी है। उस वक़्त तक हम एयरप्लेन की मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते जब तक हम उसकी मोशन के साथ डायरेक्शन का जिक्र न करें। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, पार्टिकल है, स्मॉल बॉडी लेते हैं जिसका मास है m।
अब इस पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब फोर्स का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, पुल और पुश, यानी ये फोर्स बॉडी को कितना पुल करता है या पुश करता है। अब अगर ये फोर्स इसी बॉडी पर अप्लाई हो रहा है, अगर हम सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड को शो करें कि फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन की कुव्वत इस बॉडी पर अप्लाई हो रही है, तो इससे इस वेक्टर क्वांटिटी यानी एफ की स्पेसिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि हमने डायरेक्शन को शो नहीं किया। अब अगर हम ये कहें कि ये 10 न्यूटन की फोर्स इस बॉडी पर नॉर्थ डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तब इस मोशन को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। यानी मुकम्मल तौर पर हमने मोशन को स्पेसिफाई किया, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जिक्र किया, क्योंकि जब फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई होता है तो वो फोर्स उस बॉडी को खींचेगा या धकेलेगा, तो इसके लिए डायरेक्शन का होना तो ज़रूरी है कि किस डायरेक्शन में फोर्स किसी बॉडी को धकेलता है या किस डायरेक्शन में फोर्स किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचता है। तो ये मेन डिफरेंस है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में, कि दोनों में मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन जो है वो सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी में होता है, स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। यानी सिंपली स्केलर क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन कर सकते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं बल्कि डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी होता है। अब वेक्टर को सिंबॉलिकली हम इस तरह लिख सकते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट को ले ले, ए से लेकर जेड तक, जो आपकी मर्जी ले सकते हैं। इसके ऊपर अगर एरो को ड्रा करे या इसके नीचे एरो को ड्रा करे तो ये वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है। अब वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड भी था, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो सिंबॉलिकली हम वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब अगर कैपिटल लेटर को हम सिंपली इस तरह लिखे, यानी इसके ऊपर या इसके नीचे एरो का निशान ना हो, या इसको हम मॉड में बंद करें तो ये शो करता है किसको, मैग्नीट्यूड को। और ये ए इसके ऊपर अगर इस सिंबल को डालें जिसको हम खेप बोलते हैं, टोपी, तो ये एक खेप एक्चुअली क्या शो करता है, यूनिट वेक्टर को। यानी यूनिट वेक्टर को हम यूज करते हैं किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। तो यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है 1 के। अब हम 3 तरह के यूनिट वेक्टर लेते हैं, पढ़ा होगा। एक आई कैप लेते हैं, एक जे कैप और तीसरा के कैप। आई कैप को हम लेते हैं एलॉन्ग एक्स एक्सिस के, जे कैप को एलॉन्ग वाई एक्सिस लेते हैं स्पेसिफिकेशन के लिए, और के को हम लेते हैं जेड एक्सिस की जानिब। ये बाद में हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। अब यूनिट वेक्टर को हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन के लिए। तो जिस तरह वेक्टर क्वांटिटी की डिफिनीशन में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, तो इस बुनियाद पर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को सिंबॉलिकली इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफिकली वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एरो। स्ट्रेट लाइन ड्रा करके किसी भी सिम्मत में एरो का निशान लगा के, एरो का सिंबल लगा के हम ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? एक लाइन को ड्रा की, अब ये लाइन
जो लेंथ शो कर रहा है या लाइन का जो लेंथ है ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड को शो करता है कि कितना है। अब अगर यहाँ पर हम एरो डालें या यहाँ पर हम एरो डालें तो ये वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है। अब अगर यहाँ पर हम एरो का निशान डालें तो इसका मतलब है कि वेक्टर इसी डायरेक्शन में है। अगर एरो का निशान हम लेफ्ट हैंड साइड पे डालें तो डायरेक्शन ये शो करता है। तो ग्राफिकली वेक्टर को हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं विद इन एरो के साथ एरो लगा के, तो ये ग्राफिकली वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का। अब हम पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि स्केलर में हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक के जो बेसिक ऑपरेशन है वो हम स्केलर को अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वेक्टर को नहीं, वेक्टर का अपना सेट ऑफ ऑपरेशन है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे वेक्टर को हम ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर एडिशन को। वेक्टर एडिशन के लिए एक मेथड है हेड टू टेल का, दूसरा मेथड ट्रायंगल लॉ का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो है वो पैरेललोग्राम का है। इस तरीके से भी हम वेक्टर को जोड़ सकते हैं, यानी वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। माना कि ये एक वेक्टर है, इसे रिप्रेजेंट किया। दूसरा वेक्टर है बी। अब इन दोनों वेक्टरों को हमने ऐड करना है, तो इसकी एडिशन का तरीका ये है कि आप पहले वेक्टर को ड्रा करें, ड्रा किया। अब दूसरी वेक्टर की टेल को, ये वेक्टर का टेल कहलाता है, जहां पर एरो का निशान हो वो हेड कहलाता है। तो दूसरे वेक्टर को आप उठा के उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ उसी डायरेक्शन में कंबाइन करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी को ऐड किया। अब जिस तरह हम स्केलर में करते हैं कि 2 + 3 = 5 के, यानी 2 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास 5 आ जाता है, हासिल ज़रब हासिल जमा। तो इसी तरह अगर हम दो वेक्टर को आपस में ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट तो आएगा। अब रिजल्टेंट को ड्रा करने का तरीका ये है कि आप तीसरे वेक्टर को लेंगे, उस वेक्टर के टेल को आप फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ मिलाओगे और हेड को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ। तो ये रिजल्टेंट हो गया। अब रिजल्टेंट किसके बराबर आ गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। अब यहाँ पर ये पॉइंट नोट करो कि जिस तरह स्केलर में हम 2 + 3 = 5 करते हैं, तो वेक्टर में ये स्केलर की तरह नहीं है कि आप कहेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर आर ए प्लस बी के बराबर है तो ये इस और इसको जमा करने से ये इसके बराबर आ जाएगा। नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि स्केलर का अपना ऑपरेशन है और वेक्टर का अपना ऑपरेशन है। अब इस डायग्राम को अगर हम स्केल डायग्राम से मेजर करें, नापे रिजल्टेंट को, तो ये रिजल्टेंट एक्चुअली लेस देन आता है किससे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से। अब ये r = वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये उस वक़्त मुमकिन है या इक्वल हो जाएगा अगर हम दो वेक्टर को पैरेलल ले लें। अब इन दोनों वेक्टरों को जमा करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट फिर बराबर हो जाएगा स्केलर की तरह वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। अब सवाल पैदा होता है कि भाई क्यों ये लेस देन आता है? पैरेलल में इक्वल आता है और जब पैरेलल ना हो तो ये रिजल्टेंट लेस देन आता है। इसकी वजह ये है
कि एक्चुअली वेक्टर में रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है उसकी वैल्यू जो है वो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड और साथ साथ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है। इस वजह से रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से लेस देन आता है, बराबर भी आ सकता है, लेकिन स्केलर की तरह नहीं होगा कि 2 + 3 = 5 के, क्योंकि वेक्टर एडिशन में हम हर बार यही लिखते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्केलर की तरह 2 + 3 = 5 इस तरह ये बराबर होगा। जब वेक्टर पैरेलल हो तो बराबर होता है। अब बराबर क्यों नहीं होता, फ़र्क उसमें क्यों आता है? वो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है उस थीटा पर डिपेंड करता है। इस वजह से ये कम भी आ सकता है और बराबर भी हो सकता है। अब ट्रायंगल लॉ का मतलब यही है कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। अब वेक्टर एडिशन को अगर हम ट्रायंगल लॉ के जरिए करें तो इसका मतलब यह है कि अब 2 वेक्टर को ट्रायंगल की साइड की तरह आर्डर में कंबाइन करो। ये एक साइड और ये दूसरी आर्डर में हमने कंबाइन किया, यहाँ से जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, कंबाइन किया दोनों वेक्टर को। अब तीसरा साइड जो है ट्रायंगल का उसको आप अपोजिट आर्डर में कनेक्ट करो। अगर हम इसी आर्डर में कनेक्ट करें कि ए से हम जा रहे थे इस डायरेक्शन में, फिर बी को कनेक्ट किया ऊपर, फिर बी के साथ हम इसी रिजल्टेंट आर प्राइम से यहाँ पर हम इसको डिनोट करते हैं इस वाले को, अगर इसको हम आर्डर के साथ कनेक्ट करें इसी डायरेक्शन में तो ये रिजल्टेंट नहीं कहलाता, बल्कि क्या बन जाता है कि वेक्टर ए बी के साथ हमने अनदर वेक्टर आर को ऐड किया। तो रिजल्टेंट को समझने के लिए आपने क्या करना होगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल को टेल के साथ, लास्ट वेक्टर की हेड को हेड के साथ मिला के आप रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका यह है पैरेललोग्राम लॉ के जरिए। हम 2 वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए और ये लेते हैं वेक्टर बी को। अब दोनों वेक्टरों को हमने जोड़ दिया टेल से, टेल और हेड से नहीं, बल्कि दोनों वेक्टरों को टेल के जरिए हमने मिलाया। अब अनदर वेक्टर को लेते हैं सी वेक्टर लिया। अब इससे हम पैरेललोग्राम को बना सकते हैं ना, पैरेललोग्राम को बनाया। अब ये सी वेक्टर जो है इसको हमने कहाँ से लिया, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द 2 वेक्टर ए एंड बी। ए और बी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी डायगोनल जो बन जाता है, यहाँ से हमने सी वेक्टर को लिया। तो एक्चुअली ये वेक्टर सी जो है ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट बन जाता है और ये पैरेललोग्राम बन गया। तो ये सी जो है वेक्टर ये डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ए और बी जो है ये 2 एडजेसेंट साइड हैं पैरेललोग्राम के। तो वेक्टर सी को हम ले सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। अब वेक्टर में एक बात है यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, यानी वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? ये वेक्टर ए लिया है, अब इसी वेक्टर को ये साइड उसका पैरेलल बन जाता है, इसी डायरेक्शन में यहाँ से उठा के यहाँ पर इस वेक्टर को मैं ले सकता हूँ। अब माना यहाँ पर एक वेक्टर है वेक्टर बी, अब बस वेक्टर को इस डायरेक्शन में उठा के पैरेलल शिफ्ट में हम इसको ले सकते हैं। तो इसको हम अब यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर हो तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे। तो इसकी एडिशन में इसी पैरेलल शिफ्ट जो वेक्टर की होती है वो इस्तेमाल करते हैं। कैसे हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे, 3 वेक्टर लेते हैं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और इस डायरेक्शन में लिया वेक्टर सी को। अब इन तीनों वेक्टर्स को
हम 4 तरीकों से ऐड कर सकते हैं। पहला मेथड, वेक्टर ए को लेते हैं, वेक्टर ए के साथ इसी वेक्टर बी को उठा के यहाँ पर हेड टू टेल मेथड के जरिए ऐड करते हैं। ऐड किया, अब ए और बी को जब ऐड किया तो उसका रिजल्टेंट तो होगा, रिजल्टेंट को हम ई से डिनोट करते हैं। ए और बी को हमने हेड टू टेल मेथड से ऐड किया, अब इन दोनों का रिजल्टेंट आया जिसको हमने ई से डिनोट किया। अब वेक्टर सी को ए और वेक्टर बी के रिजल्टेंट वेक्टर के साथ हम जोड़ते हैं। जोड़ा बाय हेड टू टेल रूल, तो इन तीनों का फाइनल रिजल्टेंट, या हम कह सकते हैं कि ये रिजल्टेंट जो है वेक्टर ई जो कि ए और बी से आया है, ई और सी का रिजल्टेंट ये बन जाएगा, आर विल बी इक्वल टू वेक्टर ई प्लस वेक्टर सी के। तो हम ई की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, ई किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और लास्ट में वेक्टर सी। तो ये एक तरीका हो गया जिससे हम वेक्टरों को जोड़ सकते हैं। दूसरा लेते हैं, पहले हम लेते हैं वेक्टर बी को, वेक्टर बी को हमने लिया। अब वेक्टर बी के साथ हम जोड़ सकते हैं सी को, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, वेक्टर सी को जोड़ा तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट ये, फिर वही नाम देते हैं ई का। अब इसी वेक्टर ए को लास्ट में हम ऐड करते हैं, किसके साथ, इसी रिजल्टेंट ई के साथ जो कि बी और सी का है। वेक्टर को उठाया, जिस डायरेक्शन में दिया है उस डायरेक्शन में ड्रा किया, ये वेक्टर ए हो गया। वेक्टर ए के साथ हमने इस रिजल्टेंट ई को ऐड किया, अब फाइनल रिजल्टेंट ये आ जाएगा। फाइनल रिजल्टेंट बराबर होगा किसका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई का, जो कि रिजल्टेंट है किसका, बी और सी का। तो हम फाइनल रिजल्ट इस तरह लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस, ये वेक्टर ई रिजल्टेंट था किसका, बी और सी का, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के। अब इसके बाद तीसरा तरीका है, तीसरी मेथड में जिस तरह हम नॉर्मली स्कूलों में लेते हैं, वेक्टर ए को लिया, वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी को ऐड किया, वेक्टर बी के साथ वेक्टर सी को ऐड किया, तो फाइनल रिजल्टेंट ये आ जाएगा, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, जो हम क्लासेस में पढ़ाते हैं बच्चों को। वेक्टर ए के साथ बाई हेड टू टेल रूल वेक्टर बी को ऐड किया, फिर बी के साथ तो सी को ऐड किया, तो इन तीनों को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के। चौथा तरीका जो है जिससे हम वेक्टरों को ऐड कर सकते हैं, वो तरीका ये है कि पहले हम वेक्टर ए को लेते हैं, वेक्टर ए को लिया, अब वेक्टर ए के साथ हम वेक्टर सी को जोड़ते हैं, वेक्टर सी को जोड़ा, अब इसके बाद इस वेक्टर बी को हम उठा के इसको जोड़ते हैं किसके साथ, वेक्टर ए के साथ, तो रिजल्टेंट को हम स्टार्ट देंगे कहाँ से, इस वेक्टर के टेल से इस वेक्टर की हेड की जानिब, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के। यानी इसका ये मतलब नहीं है क्या पहले वेक्टर ए के साथ हमने वेक्टर सी को ऐड किया, तो रिजल्टेंट में आप पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी फिर लास्ट में वेक्टर बी, ये ज़रूरी नहीं है, कोई इशू नहीं है इसका, क्योंकि
हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वेक्टर जो है, वेक्टर एडिशन, ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर एडिशन होल्ड करता है। अगर हम पहले वेक्टर ए को ड्रा करें, इसके साथ हम वेक्टर बी को ऐड करें बाय हेड टू टेल रूल, तो रिजल्टेंट आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। तो रिजल्टेंट आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। या अगर हम पहले वेक्टर बी को ड्रा करें, इसके साथ हम वेक्टर ए को ऐड करें, तो रिजल्टेंट फिर वही आ जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। पहले वाला रिजल्टेंट और ये वाला रिजल्टेंट आपस में बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। यानी वेक्टर एडिशन जो है ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो ये था वेक्टर एडिशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, शायद किसी बच्चे का फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।